हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कुछ समय योजनाओं की। लेखांकन के जो शब्द थे उनमें कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो क्लियर अच्छी तरीके से नहीं हुए थे, तो आज उनको अच्छी तरीके से ही क्लियर करेंगे ताकि जो भी एडजस्टमेंट है अदत्तव्यय, पूर्वदत्तव्यय और उपार्जित आय, अनुपार्जित आय, ताकि आपकी अच्छी तरीके से जो है माइंड में फिट हो जाए। ठीक है, तो आज बात करते हैं एडजस्टमेंट, यानी कि इनका प्रयोग कहाँ पर होगा। देखिए, समय योजनाओं का क्या अर्थ है, सबसे पहले तो ये भी पता होना जरूरी है ना। देखिए, मान लीजिए कि हमने कोई भी लेन देन किए वर्ष के दौरान या मंथली, तो उनमें कुछ ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसी आय छूट गई जिनका लेखा हमने जनरल एंट्री में नहीं किया। तो जब जनरल एंट्री में उनका लेखा नहीं हुआ तो लेजर में भी सीधी सी बात है उनका लेखा नहीं हुआ होगा। फिर जो कैश की स्टेटमेंट है या कैश बुक है उनमें भी इसका लेखा नहीं हुआ होगा। और जो फिर फाइनल अकाउंट्स तैयार किए हमने, यानी कि फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, फाइनल अकाउंट यानी कि अंतिम खाते। अंतिम खातों से क्या है, यानी कि इनका अर्थ है कि जब हम व्यापार की टोटल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, टर्नओवर से जितना भी प्रॉफिट हुआ वो निकालते हैं, शुद्ध नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो जो निकालने की नेट प्रॉफिट की प्रक्रिया उसको कहते हैं अंतिम खाते। इसमें क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है और बैलेंस शीट बनती है। तो बात कर लेते हैं एडजस्टमेंट की, यानी कि अंतिम खातों में भी फिर इनका प्रयोग नहीं हुआ तो ये एडजस्टमेंट रह गई होंगी। तो जब हम इनकी बैलेंस शीट बनाएंगे या जो पिछले मतलब कि फाइनल अकाउंट्स बनाए थे उनमें रहेगा होगा, जब तो ये एडजस्टमेंट हुई कि भाई जो भी लेखन नहीं हुआ वो इस साल जब भी मतलब हम करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे या बैलेंस शीट बनाएंगे, इन सभी समय योजनाओं का उनमें लेखा कर देंगे। ठीक है, अब लेखा किस प्रकार होगा पहले इनके जानेंगे अर्थ। एडजस्टमेंट में अदत्तव्यय, अदत्तव्यय को इंग्लिश में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। अदत्तव्यय देखे क्या होता है कि ये एक ऐसा खर्चा होता है कि मतलब जो हो तो गया, जिसका भुगतान देना भी शेष है। मान लीजिए किसी मजदूर की मजदूरी, अब काम तो उस पर करवा लिया लेकिन उसको मजदूरी नहीं दी कि भैया आज हमारे पास पैसे नहीं है, आपको पैसे मिलेंगे अगले महीने या जैसा भी होगा। किसी संचालन की व्यवसाय में जो है सैलरी रोकना, यानी कि सैलरी बेअदत है, यानी कि जो देना बकाया है, ऐसा खर्चा व्यापार के अंदर जो अभी देना शेष है यानी कि देना बकाया है, उसको कहते हैं अदत्तव्यय, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये हमारा दायित्व है कि उसके पैसे का भुगतान करना, उसका पैसा देना। तो ये हमारी लायबिलिटीज भी है। संबंधित मद में लाभ हानि में इसको हम जोड़ देते हैं। मान लीजिए जैसे मजदूरी हमारी आदत है तो इसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी कि वेजेस अकाउंट डेबिट। बात करें लायबिलिटीज की तो ये लायबिलिटीज हो जाएगी टू वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। जितनी भी रकम होगी वो यहाँ पर पे कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अदत्तव्यय के बाद अब बात करते हैं प्रीपेड की, यानी कि पूर्वदत्तव्यय की। देखिए, पूर्वदत्तव्यय क्या होता है कि ऐसा खर्चा व्यापार के अंदर जिसकी समय पर डेट भी नहीं आई थी उसका पहले ही हमने एडवांस पे कर दिया, वो यानी कि उसका एडवांस से भुगतान किया जा चुका है। जैसे बीमा प्रीमियम के हमने 400 रुपये पहले ही दे दिए। तो इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए कैश क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि जिस अवधि में हमने जो है इंश्योरेंस प्रीपेड यानी कि एडवांस पैसा दिया, अब पैसा तो चला गया प्रीपेड के नाम से, तो ये दिखाएंगे कैश के नाम से। लेकिन जब इसका समायोजन करेंगे वहां पर कैश की जगह क्या आ जाएगा, इंश्योरेंस आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जिसका पैसा हमने, ऐसे खर्चे जिनका पैसा हमने एडवांस पे कर दिया है उसको कहते हैं प्रीपेड।
यह हमारी ऐसा खर्चा होता है, यह हमारा कि इसको हम असेट मानते हैं और असेट ही हमारा होता है। ठीक है, और इसको संबंधित मद, देखो संबंधित मद का मतलब है लाभ हानि या ट्रेडिंग, इसको घटाते हैं। जब आउटस्टैंडिंग को जोड़ते हैं तो इसको यहाँ पर घटाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं उपार्जित आय की, यानी कि इंग्लिश में इसको एक्रूड इनकम कहते हैं। देखिए इसके नाम से हमको पता चल रहा है उपार्जित। देखिए उपार्जित क्या होता है, व्यापार के अंदर ऐसी आय जो कमा तो ली गई परंतु अभी प्राप्त नहीं हुई। मान लीजिए कि हम किसी के यहाँ काम तो कर आए लेकिन वहाँ से पैसा प्राप्त नहीं हुआ, तो अब हमने तो अपना दायित्व निभा दिया, भाई काम तो कर आए ना, लेकिन वहाँ से कुछ भी पेमेंट नहीं मिला, यानी कि हमारी आय तो हो गई, भाई मिल तो जाएगी ना। यानी कि ऐसी आय जो कमाई तो है नहीं, मतलब जो कमा तो ले गई परंतु प्राप्त नहीं हुई, यानी कि कमाई तो गई है, काम तो कर आए लेकिन वहाँ से कुछ भी पैसे नहीं मिले, पेमेंट नहीं मिला, इसको कहेंगे उपार्जित आय। यानी कि व्यवसाय के अंदर ऐसी आय जो कमा तो ली गई परंतु प्राप्त नहीं हुई, प्राप्त होना शेष है। ये भी हमारी असेट्स है, क्योंकि कभी ना कभी तो मिलेगी कैश के रूप में, और कैश क्या है हमारा, संपत्ति है, तो ये हमारी असेट्स है। और इसको संबंधित मद, देखिए संबंधित मद का मैंने यार तो आपको पहले भी बताया है कि इन समायोजनाओं का लेखा किस प्रकार करेंगे, लाभ हानि खाते में, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग अकाउंट में जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, जैसे कमीशन मिलना भी शेष है। ठीक है, तो कमीशन एक्रूड इनकम है, तो एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट या कमीशन एक्रूड अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट में इसको असेट में दिखाते हैं और संबंधित मद में इसको जोड़ देते हैं। अब बात करते हैं अनुपार्जित आय की। देखिए अनुपार्जित आय क्या होता है कि इसको इंग्लिश में अनएक्रूड इनकम कहते हैं, यानी कि कमाई तो है नहीं व्यवसाय के अंदर और प्राप्त हो गई। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने किसी का काम नहीं किया लेकिन वहाँ से एडवांस पैसा आ गया, अब उनके लिए तो वे प्रीपेड हो गया क्योंकि उन्होंने एडवांस दे दिया, लेकिन जो हमने एडवांस लिया अब हमारा दायित्व बन गया ना कि भैया किसी से पैसा आया है, उसका काम भी तो करना है, कार्य भी तो करना है, तो ये हमारा दायित्व है, यानी कि अनुपार्जित आय है। यह हमारी लायबिलिटीज है और संबंधित मद में इसको घटाते हैं। जैसे कमीशन के एजेंट के रूप में हम कहीं पर व्यवसाय में कार्य कर रहे थे और उन्होंने हमको कमीशन दिया एडवांस, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कमीशन अनएक्रूड अकाउंट, कैश मिल गया। ठीक है, तो ये हमारी लायबिलिटीज है, हमको कार्य करना पड़ेगा, जब वहाँ से पैसा आ गया संबंधित मद से इसको घटा देंगे। अनुपार्जित आय के बाद अब बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन की। देखिए कक्षा 11वीं और 12वीं के जो छात्र हैं जो अकाउंट का अध्ययन कर रहे हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अकाउंट से संबंधित नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब बात कर लेते हैं हरास की। देखिए हरास क्या है, हरास नॉन कैश एक्सपेंसेस है। नॉन कैश का मतलब है कि यह नकदी खर्चा नहीं है या नॉन कैश एक्सपेंसेस है। देखिए हरास क्या करता है कि यह स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है। हरास एक ऐसा नॉन कैश एक्सपेंसेस है जो स्थायी संपत्तियों पर लगता है, यानी कि उनके मूल्य को कम कर देता है, उनके मूल्य को कम कर देता है, यानी कि वे संपत्तियां जो स्थायी हैं जैसे मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग या फिर कोई भी ऐसी संपत्ति जो किसी घिसावट के कारण या फिर उसके क्षय हो रहा है, यानी कि उसका नुकसान हो रहा है, उसके मूल्य में किसी भी कारण होने वाली कमी जो आ रही है उसके मूल्य को घटा रही है, तो जो वो घटाने की बीच की सीमा है उसी को हम डेप कहेंगे, यानी कि स्थायी संपत्तियों पर लगने वाला एक खर्चा, यानी कि नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम कहेंगे हरास। ठीक है, मान लीजिए मशीन पर हरास लगा तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अगर बिल्डिंग पर लगा तो टू बिल्डिंग, मशीन पर लगा
तो टू मशीन, फर्नीचर पर लगा तो टू फर्नीचर। ठीक है, यानी कि ये संपत्ति के जो स्थायी संपत्ति होती है उसके मूल्य को कम कर देता है। बैलेंस शीट में इसको जितने भी हम असेट दिखाते हैं जिस पर हरास लगता है, जो स्थायी संपत्तियां होती हैं उनमें डेट का मूल्य घटा देते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसको हम घटा देते हैं, यानी कि टू वाली कॉलम में दिखाते हैं। अब बात करते हैं विज्ञापन की, एसोधैर्य की और आयकर की। आयकर इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और एडवर्टाइजमेंट भी। देखिए एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि बिक्री करवाने के लिए, यानी कि व्यापार का टर्नओवर बढ़ाने के लिए, व्यापार का टर्नओवर बढ़ाने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। जैसे टीवी पर ये शैम्पू का या फिर कोई सोप साबुन वाबुन आती है, इनका एडवर्टाइजमेंट होता है। तो अगर एडवर्टाइजमेंट की रकम बड़ी है तो इसको हम एक संपत्ति के रूप में मानते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, उस संपत्ति की रकम देख लेते हैं। अगर ज़्यादा बड़ी रकम है तो उसके छोटे छोटे पार्ट कर लेते हैं, ताकि हम जो आगे हमारा प्रॉफिट होगा एक निश्चित रकम उसको घटाई जा सके। फिर ऐसे खर्चे को हम असेट मानकर बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और जितना हमने लाभ हानि से इसका भाग घटाया है विज्ञापन को, उसमें से घटाकर जो शेष बचता है तो बैलेंस शीट के असेट के अंदर वो दिखा देते हैं। तो ये भी हमारा एक खर्चा है। ठीक है, जो माल की बिक्री हेतु बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी कि टर्नओवर को बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए। एसोधैर्य होता है बैड डेब्ट्स। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसको हमने उधार माल बेचा। मान लीजिए हमने सोनू को उधार माल बेचा, तो एंट्री बन गई कि सोनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जितने का माल हमने सेल्स करा वो उसका यहाँ पर कॉलम में अमाउंट डाल देंगे। तो सोनू को उधार माल बेच दिया, मान लीजिए 1000 रुपये का। अब 1000 रुपये का उधार माल तो बेच दिया, यानी कि क्रेडिट सेल तो कर दी। तो 1000 रुपये में से सोनू बन गया हमारा देनदार, यानी कि डेटर्स बन गया। डेटर्स, क्रेडिटर्स, परचेज, सेल्स, रिटर्न, इनके बारे में मैंने पिछले ही वीडियो बना चुकी है। तो आप जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछली वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं कि डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है। तो बात कर लेते हैं एसोधैर्य की। तो सोनू को यहाँ पर उधार माल बेचा, मान लीजिए 1000 रुपये का। तो 1000 रुपये में से सोनू के पास मात्र 500 रुपये हैं कि भैया मेरे पास तो 500 रुपये हैं। तो मान लीजिए अब हमको 500 और चाहिए। अब सोनू के पास तो 500 ही रुपये है ना, और 500 का आ गया शेष। तो ये पैसा कौन भरेगा? इसको मान लेंगे बैड डेब्ट्स, यानी कि एसोधैर्य, यानी कि इतना पैसा सोनू ने हमारा मार लिया या किसी कारणवश वो दे नहीं पाया। एसोधैर्य उन्हीं को कहते हैं। लाभ हानि में इसको हम घटाकर लिखते हैं, यानी कि टू वाले कॉलम में लिखते हैं। और बैलेंस शीट में डेटर्स जितने के होंगे हमारे, डेटर्स में सोनू का भी नाम है ना, तो सोनू के आगे 1000 रुपये थे, तो 1000 में से 500 रुपये घटा देंगे, 500 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आयकर की। देखिए आयकर क्या होता है, यानी कि जो भी स्वामी होता है, यानी कि जिसने व्यापार का सफल संचालन करा, अर्थात जिसने व्यवसाय शुरू करा, जिसने शुरू यानी कि प्रारंभ किया व्यवसाय, अब उसकी इनकम जितनी होगी उस पर टैक्स भी लगेगा, यानी कि आयकर, इनकम टैक्स। तो यह हमारा ड्राइंग है, क्योंकि यह उसका पर्सनल खर्चा है, यानी कि टोटल इनकम पर टैक्स। टोटल इनकम क्या होती है, चाहे तो उसे बिजनेस से हो या फिर उसने जो उसका घर है उसने आधा पोर्शन रेंट पर चढ़ा रखा हो, वहाँ से आए हो, यानी कि टोटल इनकम पर जो भी कर लगता है उसको आयकर कहते हैं। ठीक है, ये भी हमारा ड्राइंग है। तो कुछ
जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, इसको लाभ हानि में दिखा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको बैलेंस शीट के अंदर ड्राइंग में जोड़कर ही दिखाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं हम आरण की। आरण क्या होता है? आरण को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, निजी व्यय। जब हम व्यापार के अंदर निजी व्यय करते हैं, यानी कि निजी व्यय क्या होते हैं कि मान लीजिए हमने कोई निजी कार्य के लिए या घर के लिए पर्सनली, चाहे तो व्यापार से माल निकल रहा हो या फिर कैश निकल रहा हो या फिर ऐसी असेट्स यानी कि ऐसी संपत्ति जिसका स्वामित्व व्यापार का था लेकिन उसका स्वामित्व हमारे पास है पर्सनली तौर पर, तो उसको कहेंगे आरण कर लिया व्यापार से। आरण एक ऐसा खर्चा है कि जब हम व्यापार की स्थिति ज्ञात करते हैं अर्थात बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़कर उसको आरण या आरण पर ब्याज जो भी होगा आरण में उसका ब्याज जोड़कर वो घटा देते हैं। ठीक है, आरण का अर्थ पता लग गया। यानी कि निजी व्यय के लिए यानी कि निजी उपयोग के लिए जो भी हमने व्यापार से माल निकाला हो या कैश निकाला हो। ठीक है, और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली अकाउंट से संबंधित कक्षा 12th के लिए और 11th के लिए जो नई वीडियोज हैं उनका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।